सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसका मैंने एक वीडियो डाल दिया है। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक जो है गुप्त साम्राज्य, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक दिया हुआ है इस लूसेंट की बुक में, तो हम इसे 2 पार्ट में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं आखिर गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था, और इसके अलावा इस काल में राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी कर्मचारी होते थे उन सभी को क्या कहा जाता था, यहाँ के क्या नियम थे, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, अगर इस स्वर्ण काल जो होता है ये क्यों कहा जाता है और भारत को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता था। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर स्वर्ण काल होता क्या है। स्वर्ण काल फ्रेंड्स वो होता है या उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्रजा का चतुर्दिक विकास होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड आता है चतुर्दिक विकास। आखिर ये चतुर्दिक विकास क्या होता है? तो चतुर्दिक विकास से हमारा मतलब यह होता है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, इन चारों टाइप से जब प्रजा का विकास होता है और राज्य का विकास होता है तो इसे चतुर्दिक विकास कहा जाता है। अब गुप्त काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हुआ और प्रजा की आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक प्रगति हुई। इस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया शॉर्ट में। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स बता देता हूँ आखिर क्यों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट अपना आता है, जो काल था ये महान सम्राटों का युग कहलाता था। यानी कि गुप्त काल में जितने भी सम्राट हुए हैं वह एक से बढ़कर एक महान सम्राट हुए हैं। इसके बाद आते हैं हम राजनीतिक एकता का युग। इस युग में राजनीतिक एकता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सभी के बारे में जितने पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल से। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरे पॉइंट्स बता देता हूँ। महान सम्राटों का युग दूसरा पॉइंट हो गया अपना, राजनीतिक एकता का युग तीसरा पॉइंट हो गया, शांति तथा सुव्यवस्था का युग चौथा पॉइंट है, साहित्य के उत्कर्ष का युग पांचवा पॉइंट है, वैज्ञानिक उन्नति का युग छठवां पॉइंट है, वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा का युग। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का युग तथा लास्ट पॉइंट है विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार का युग। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं महान सम्राटों के युग। आखिर क्यों गुप्त काल को महान सम्राटों का युग कहा जाता था? इस काल में एक से बढ़कर एक महान सम्राट हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त जैसे वीर और साहसी सम्राट इसी युग में पैदा हुए थे। इन्होंने समस्त भारत पर विजय करके उस पर अधिकार किया था। यानी कि जितना संपूर्ण भारत पर गुप्त काल के राजाओं ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था और विदेशियों को भी भारत से खरीद दिया था। यानी कि जितने भी विदेशी या बाहरी रोमन्स आए थे भारत में राज करने, उन सभी को गुप्त राजाओं ने भारत से खदेड़ दिया था और पूरे भारत को अखंड भारत बनाकर अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब गुप्त राजाओं के शासनकाल में भारत की भूमि पर विदेशी शक्ति को पैर जमाने का अवसर बिल्कुल भी नहीं दिया गुप्त राजाओं ने, और भारत में जो भारत था गुप्त काल में हमेशा सदैव स्वतंत्र रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा काल था जिसमें भारत सदैव स्वतंत्र था? तो ऐसा गुप्त काल था। तो फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, राजनीतिक एकता का युग। आखिर क्यों गुप्त काल को राजनीतिक एकता का युग कहा जाता था? राजनीतिक एकता का युग इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जब अशोक थे हमारे, तब भारत को उन्होंने एक तरह से पूरा जीत लिया था और भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। यानी कि यहाँ जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने सभी को मिला करके एक पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था और छोटे छोटे राज्यों में जो अपना देश बटा हुआ था वह समाप्त कर दिया था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद
भारत की फिर से वही दुर्दशा हो गई और फिर से भारत एकता समाप्त हो गई भारत की, और देश छोटे छोटे टुकड़े में बंट गया। अब इसी विलुप्त राजनीतिक एकता को गुप्त राजाओं ने फिर से स्थापित किया और देश का संगठन किया। गुप्त राजाओं ने दिग्विजय की नीति अपनाकर भारत को फिर से एक धागे में बांध दिया। यानी कि अशोक के बाद जब ये देश हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, उसके बाद गुप्त राजाओं ने पूरे संपूर्ण भारत को एक सूत्र में या एक राजनीतिक एकता में बांधने का प्रयास किया, और वह इस प्रयास में पूर्णतः सफल रहे और भारत को फिर से उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया और पूरे संपूर्ण भारत को जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था उन सभी को एक साथ कर लिया, और छोटे छोटे जितने राजा शासक थे उन सभी को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया और भारत को एक अखंड भारत फिर से उन्होंने बना दिया। इस कारण से भी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है साहित्य के उत्कर्ष का युग भी गुप्त काल को स्वर्ण काल भारतीय इतिहास का बनाता है। अब कैसे, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। जो गुप्त काल भारतीय इतिहास में साहित्यिक उत्कर्ष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। इस काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। कई गुप्त सम्राट एवं स्वयं विद्वान थे, यानी गुप्त काल में जितने भी राजा हुए हैं उनमें से कई सारे ऐसे सम्राट हुए हैं जो कि महान लेखक और विद्वान थे और अन्य विद्वानों कलाकारों का भी सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त का नाम इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। जो समुद्रगुप्त थे ये बहुत बड़े विद्वान और लेखक भी थे। वह काव्य एवं संगीत का बड़ा प्रेमी था, यानी कि काव्य पढ़ना और संगीत सुनना बहुत ज़्यादा प्रेम था उनको इन सब कामों में से। उसका एक दरबारी कवि भी था हरिसेन, जो कि उच्च कोटि का विद्वान था। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हरिसेन था इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। मैंने इसे कहा था, आप इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कौन सा, कि हरिसेन ने किसकी रचना की थी, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। अब इसका प्रयाग प्रशस्ति लेख, फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है, जिसे संस्कृत भाषा में स्तुति रचना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री वीरसेन भी उच्च कोटि का विद्वान था, जिसका नाम वसुबंधु था, और वसुबंधु और दिंगनाग इस काल के सुविख्यात बौद्ध विद्वान थे और वे संस्कृत में ही लिखा करते थे। अब बात करें हम अपने अगले पॉइंट की, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट है वैज्ञानिक उन्नति का युग। तो गुप्त काल में विज्ञान की बड़ी उन्नति हुई है। गणित, ज्योतिष, वैदिक रसायन, केमिस्ट्री तथा धातु विज्ञान, यानी कि इस युग में बड़ी प्रगति रही है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं कि रेखा गणित का अभ्यास इस युग में होता था, यानी कि रेखा गणित जो थी इस युग में पढ़ाई जाती थी। दशमलव भिन्न भी इसी काल में हुआ था। आर्यभट्ट नाम के विद्वान का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही फेमस गणितज्ञ रहे हैं। अब इन्होंने ही आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसी काल में की थी। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किस काल में की थी, तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। अब आर्यभट्टियम नाम की जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, आखिर उसमें था क्या? इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित तीनों की विवेचना की गई थी, यानी कि तीनों के बारे में, जो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित है, इन तीनों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई थी और इनका पूरा वर्णन किया गया था इस आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में। ज्योतिष की भी इस काल में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। जो ज्योतिष विद्या थी इसी काल में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है ज्योतिष की भी। आर्यभट्ट इस काल के बहुत बड़े ज्योतिषी भी हुए हैं। इन्होंने पुराणों तथा श्रुतियों में इस मत का खंडन किया है कि ग्रहण राहु केतु के कारण होता है, यानी कि उन्होंने जो हम लोग अभी जानते हैं ये जो ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है वह राहु केतु के कारण होता है, लेकिन जो आर्यभट्ट थे इन्होंने पुराणों में यह इस बात का से इनकार कर दिया मानने से कि ग्रहण जो सूर्य ग्रहण होता है वो राहु और केतु के कारण होता है, और इस बात को सिद्ध किया कि चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाने के से ग्रहण होता है, यानी कि उस बात को राहु और केतु के कारण होता है, इस बात को उन्होंने खंडित कर दिया, यानी कि मना कर दिया और एक नया प्रूफ दिया कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्यों है। तो सूर्य ग्रहण उन्होंने बताया कि जो चंद्रमा है वह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है इस वजह से सूर्य ग्रहण जैसा हमको लगता है। आर्यभट्ट ने इस तथ्य को भी सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट
आज की साइंस की खोजें हैं, ये सब पहले ही हो गई थी, क्योंकि हम गुप्त काल में एक से बढ़कर एक महान वैज्ञानिक हुए थे। वराह मेरे इस युग के दूसरे प्रतिष्ठित तथा विस्तृत ज्योतिषी थे। वैदिक की इस काल में भी बड़ी उन्नति हुई थी और बड़े बड़े नगरों में अशुद्धालयों की समुचित व्यवस्था की गई थी। चरक तथा इस काल के प्रसिद्ध वैद्य थे, जो चरक थे और जो वराहमिहिर थे और आर्यभट्टियन थे। ये सब जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट या डॉक्टर्स थे, ये सभी इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स और ये जो थे, ये सभी गुप्त काल में ही पाए गए थे। शायद इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में और जान लेते हैं कि आखिर जो इनके राज कर्मचारी होते थे, शासकीय कर्मचारी, उन्हें क्या कहा जाता था, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था वह क्या कहलाता था। तो वह दंडपाशिक कहलाता था। फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी पॉइंट मैं बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप सभी नोट कर लें। पहला हमारा यहाँ से पॉइंट बनना कि पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। जैसे कि अभी पुलिस स्टेशन हमारे साधारण कर्मचारी जो थे कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल होते हैं, इसी तरह गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जो होते थे उन्हें चाट या भाट कहकर पुकारा जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं जो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में किस किस टाइप की ज़मीनें थी। आर्थिक उपयोगिता यानी कि फाइनेंस के रूप में किस किस तरह की भूमि थी। तो उनमें से इन भूमियों को 5 तरह की भूमियों में बांटा गया था। तो पहली भूमि थी क्षेत्र, दूसरी थी वास्तु, तीसरी थी चारागाह भूमि, चौथी थी सिल और 5वीं भूमि थी अपृहत भूमि। आखिर भूमि, अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। जो पहले मैंने बताया, कहा कि क्षेत्र, जो क्षेत्र नाम की भूमि थी, इसे कृषि करने योग्य भूमि में शामिल किया गया था। यानी कि जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद वास करने योग्य भूमि, यानी कि जहाँ आप रह सकते थे, लिव कर सकते थे, उस भूमि को वास्तु कहकर जाना जाता था। तो हमारी तीसरी भूमि है चारागाह भूमि, जो कि पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। यानी कि पशुओं को यहाँ चारा चराने के लिए लाया जाता था। इसके बाद बात करें अगर चौथी भूमि की, जिसे सिल कहा जाता था, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सिल भूमि कहा जाता था। इसके बाद लास्ट भूमि थी अपृहत भूमि। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर जंगली पेड़ पौधे उगाए जाते थे या उगते थे। इसके बाद जो गुप्तकालीन के प्रसिद्ध मंदिर हुए उनके बारे में हम जान लेते हैं, और वह प्रसिद्ध मंदिर गुप्त काल में कहाँ पे थे और अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर हैं वो हम जानेंगे। जो गुप्त काल का पहला प्रसिद्ध मंदिर था वह विष्णु मंदिर था, जो गुप्तकालीन तिगवा नाम की जगह पर था, जो तिगवा प्रेजेंट में जबलपुर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर था शिव मंदिर, जो भूमरा में पाया जाता था। अब प्रेजेंट टाइम में यह भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में स्थापित है। तीसरा मंदिर था पार्वती मंदिर, जो कि गुप्त काल में नायनार कुठार नाम के स्थान पर स्थित था। वह अब प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है। चौथा मंदिर था दशावतार मंदिर, जो गुप्त काल में देवगढ़ नाम के स्थान पर था। वही देवगढ़ नाम का स्थान अब प्रेजेंट टाइम में ललितपुर में उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर एक और इम्पोर्टेंट जो मंदिर था या प्रसिद्ध शिव मंदिर था, जो एक खो में था और एक कहाँ था, भूमरा में। जो खो था वो प्रेजेंट टाइम में नागौद मध्य प्रदेश में है। अब भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर में स्थित था, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे गुप्तकालीन के प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त काल में सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स, जो राहट या घंटी यंत्र है, ये आपने मूवियों में देखा होगा। जो पुरानी मूवियाँ होती थी गांव में, जो नदी किनारे एक बड़ा सा गोल पहिया लगा दिया जाता था और उसमें छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी होती थी, वो फ्रेंड्स राहट कहलाता था। उसके द्वारा खेतों की सिंचाई गुप्त काल में की जाती थी। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वह था उज्जैन।
तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल के राजाओं की जो मुद्राएं होती थी उन्हें अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें अभिलेखों में दीनार नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। जो गुप्त काल में एक विंध्य जंगल पाया जाता था, वहाँ सबर जाति के लोग निवास करते थे। वो जो अपने देवताओं को भोग के रूप में या पूजन में चढ़ाते थे, वो मनुष्यों का मांस चढ़ाया करते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी 510 ईस्वी में मिलता है, जो कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। जो भानुगुप्त ने एरन नाम का अभिलेख लिखा था, उसमें पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण दिया गया है। अब फ्रेंड्स, ये सती क्या होता है? सती वह प्रथा होती है जिसमें कोई स्त्री जब उसका पति की मृत्यु हो जाती है तो वह जिंदा ही अपने पति की चिता में साथ में बैठ जाती है और जल जाती है। तो उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया गया था, जो कि एरन अभिलेख से मिलता है, वह था भोजराज की मृत्यु हुई थी और उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो इसी का उल्लेख भानुगुप्त ने अपने एरन अभिलेख में किया था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टड़ी कहा जाता था। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गणिका कहा जाता था और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी नाम से जाना जाता था। अब अजंता की जो गुफाएं बनी हुई हैं गुप्त साम्राज्य में पाई गई हैं, वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। अब गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। इतना प्रचलित ग्रंथ माना गया है फ्रेंड्स इस पंचतंत्र को विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखा गया था, कि इसे बाइबल के बाद दूसरा स्थान है सबसे लोकप्रिय या सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथों में। अब इसे 5 भागों में बांटा गया था। पंचतंत्र को इसे नाम ही पड़ा है पंचतंत्र, यानी कि 5 भागों में बटा हुआ। तो इसे पार्ट में आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट था मित्रभेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश तथा 5वां अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आखिर सूर्य ग्रहण क्यों होता था। यह राहु और केतु के कारण नहीं होता था, यह आर्यभट्ट ने सिद्ध भी किया था। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती थी? इसका आंसर है आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी, यानी कि जो न्यूटन ने बाद में जिस सिद्धांत को बताया था, हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने उसे गुप्त काल में ही बता दिया था, यानी कि न्यूटन के पैदा होने से भी पहले इसकी इन्होंने घोषणा कर दी थी। और वह नियम था, प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो फ्रेंड्स न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया था, तो हमारे जो आर्यभट्ट थे इन्होंने गुप्त काल में ही इस नियम की खोज कर ली थी और इसके बारे में सबको बताया था। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत भाषा थी, यानी शासन के कार्यों में जो भाषा यूज की जाती थी, दस्तावेज लिखने में या और अन्य भाषाएं में और अन्य कार्य करने में, तो उन सभी में शासकीय कामों में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ था, यानी कि जो मंदिर बनाए जाते थे उसकी शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। इसके बाद हम आ जाते शूद्रक का लिखा नाटक जो मृच्छकटिकम था। यह माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम है वो किसने लिखा है? इसका आंसर होगा शूद्रक। तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, यह प्रथम भारतीय रचना थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी प्रथम भारतीय रचना थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था?
तो वह थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में था क्या? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने वर्णित की थी। और ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दो ही महान रचनाएं हुई अपने भारत देश में जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। पहली कौन थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम का कहानी थी, और दूसरी थी भागवत गीता, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गुप्त साम्राज्य, जो कि इस टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।